जनतन टीवी के विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर दरअसल वह जिला है जहां पे समाजवादी पार्टी में तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की और आलम ये हो गया कि ये माना जा रहा था जो मूल कार्यकर्ता है उसकी आवाज़ दब जा रही है। सारे बड़े नेता अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर और तमाम अन्य दल छोड़ करके। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राममूर्ति वर्मा जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो जिले में संगठन को भी चलाते रहे हैं और समाजवादी पार्टी के एक जाने माने चेहरे हैं। राममूर्ति जी, जनतन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जनतन आपके कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के लग रहा है कि टिकट मिलने का जोश है जी। क्या लग रहा है कि जैसे आप अकबरपुर चाह रहे थे और नहीं मिल पाया, तो कई बार आपको लगता है कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? देखिए, हम लोग श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं और श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ जहां जिसको उचित समझा वहां पर उसको चुनाव के बीच में जाने का अवसर दिया और टिकटों का वितरण इस ढंग से हुआ है कि हमें लगता है कि फैजाबाद से लेके गाजीपुर तक दूसरे किसी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार से निजात चाहता है। अब हमारे लोग भी चुनाव लड़ना जान गए हैं। अब वो आम पब्लिक नहीं है, अब वो सिंबल पर वोट देना सीख गए हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है झूठ बोलकर। उसके झूठ का जवाब जो ये विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वो श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर और भारतीय जनता पार्टी के समापन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करने जा रहा है। 10 मार्च को श्री अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत के नेता सदन होंगे उत्तर प्रदेश के। ठीक है। अच्छा राममूर्ति जी, लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये क्या था, कि कौन सी ऐसी सेटिंग किया इन्होंने, क्या ऐसा कर लिया कि अकबरपुर में जा रहे हैं, लड़ेंगे, सगड़ी से लड़ेंगे, एमएलसी का मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा आपने छक्का मारा कि सारे लोग, सब लोग चित हो गए। कोई सोच भी नहीं रहा था कि टांडा से आ जाएंगे आप। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो ये कहा कि आप जैसे भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, हर ढंग से कुर्बानी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर हमारे लड़ने से आपको सीएम बनने में बल मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे, और नहीं लड़ने में अगर आप सरकार में पहुंचते हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ाने का काम करेंगे। राममूर्ति जी, जैसे बीच बीच में ये अफवाहें उड़ रही थी कि राममूर्ति जी बहुत नाराज हैं, पार्टी भी छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं, इसमें था कि सिर्फ विरोधियों की साजिश थी? नहीं, देखिए ऐसा है, जैसे हम प्रत्येक दिन काम करने वाले व्यक्ति हैं तो लोगों को ये लग रहा था कि जो व्यक्ति 5 साल से लगातार दिन रात काम कर रहा है वो इस निर्णय को मान नहीं सकता है। इसलिए लोग अपने आप कयास लगा रहे थे कि अब मामला बिगड़ने वाला है। जबकि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी से वार्ता हो चुकी थी इस संबंध में। उन्होंने कहा भी जिद करोगे, जहां कहोगे वहां चुनाव लड़ा देंगे। हमने कहा नहीं, हमारी कोई जिद नहीं है। आप जो सर्वेक्षण वगैरह करा रहे हैं उसके आधार पर जहां पर भी जो फिट बैठता हो उसको चुनाव लड़ाइए। और टांडा के बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें टांडा चुनाव लड़ना है। हाँ, ये कहा था उन्होंने कि चुनाव आपका लड़ना कहीं न कहीं जरूरी है, इसलिए वहाँ पर कोई बेसिक जो पुराने कार्यकर्ताओं में से है वो चुनाव मैदान में नहीं है। लेकिन ये एकाएक जो है वहाँ पर हमें लगता है कि लोगों में सहमति नहीं बनी, इसलिए उन्होंने हमें टांडा भेजा। ठीक है। अच्छा राममूर्ति, ये लग रहा था कि आप बहुत दिन से लखनऊ कैंप किए थे, आपको अब जी घुट रहा था, आपका क्षेत्र में रहने वाला आदमी है, तो ये लग रहा था कि 27-28 दिन लखनऊ में रहना पड़ा, ये जरा भारी था? नहीं। देखिए, जैसे बहुजन समाज से यहाँ 4 लोग आए। चूंकि लगातार हम अकबरपुर में काम कर रहे थे और जिसको चुनाव लड़ने का निर्देश हुआ था, हमारे फील्ड में रहते हुए वो विभाजन की स्थिति लगातार बनी रहती थी। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि अभी थोड़ा दिन आप यहीं पर रहें, उनको घूमने दें।
और पार्टी को एक करने का अवसर दीजिए। आपके सम्मान में कहीं कोई कमी होने वाली नहीं है। ये दूसरे लोगों को लगता था कि इनको जो है रोक दिया गया है। हाँ, वो राजनीतिक ढंग से नहीं, आपके कार्यकर्ता चूंकि क्षेत्र में थे, वो देखते थे कि राम मूर्ति जी आज 21 दिन हो गया, 22 दिन हो गया, एक दिन गिनते थे। कार्यकर्ता कितने दिन बाद आप क्षेत्र में आए लखनऊ से? हम 31 दिन बाद आए। एक बताइए, वो हमें पता है, कार्यकर्ता आपके गिन के बता दिए हमें। 31 दिन बाद आए हम। हाँ, लेकिन जैसे अगर आज हम दिन में आते तो कम से कम 10,000 लोग रोड पर होते। इसलिए मैं रात में 3 बजे उठकर ही लखनऊ चला आया कि किसी को पता नहीं चले मैं किस रोड से जा रहा हूँ। इसलिए कि ये योगी का जो शासन है इसमें कानून नहीं चलता है। उनकी हुकूमत आज भी चल रही है। उनके नेता जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे लोग खड़े होकर 10 लोग बात भी कर लें तो उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा भाई पहला दिन है शुरुआत का, तो पहले दिन से ही पंगा लेना ठीक नहीं है। आगे तो सरकार बनाने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो इनसे लड़ा जाएगा। नहीं, देख रहे हैं आप, बड़ा चालाकी से आपने काम किया। नहर तक पे लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके आए हैं धीरे धीरे, जिसे कोई पूछे तो कहते हैं हम भाजपा के मिलने आए हैं आपसे। नहीं, अब जैसे टांडा में कोई दल नहीं बचा है, आप देखना सभी दल के लोग अपने कैंडिडेट चेंज करेंगे। हमारे नेतृत्व के निर्णय से सभी हैरान हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा फेल हो गया। बसपा का जो कास्ट का फैक्टर था वो समाप्त हो गया। अब इनको नए सिरे से विचार करना है और जो भी दल जो निर्णय लेगा वो हमारे ही पक्ष में आएगा। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि लोग इधर उधर करें, फिर जो लोग उधर थे उनको भी इधर हम करें। ठीक है राममूर्ति जी, कितना मुश्किल होता होगा कि जिन नेताओं के खिलाफ आप 5 साल 10 साल लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी किए, उनके खिलाफ आपके कार्यकर्ता जेल गए और उनके खिलाफ आपने बूथ बूथ पे लड़ाई लड़ी, नेता एकाएक मिल गए तो कार्यकर्ता तो नहीं मिल पाता है ना, उसको मिलने में टाइम लगता है, एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है, तो कैसे सबको पचा पाएंगे आप? देखिए, इसमें जो ये बात आपकी सही है, इसका अभी तक कुछ असर था कल तक। चूंकि सरकार से लोग इतना दुखित हैं कि कोई भी चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते और सब लोग एकजुट होकर उठ करेंगे। तो जो आप कह रहे थे कि वो बड़ी चर्चा है कि अब चूंकि आपके आ जाने से सबका इक्वेशन अंकगणित जो है बिगड़ गया है, सबका खेल खराब कर दिया आपने आके। नहीं, हमारे नेता ने कर दिया। हमारे नेतृत्व ने किया है। हमारी क्या हैसियत है खेल बिगाड़ने की? ये नेतृत्व ने कुछ गुणा भाग किया होगा। अच्छा राममूर्ति जी, वैसे पूछूं आपसे, सगड़ी की भी तैयारी कर चुके थे क्या आप? हाँ जी, हम तो सगड़ी का ही सिंबल लेने के लिए गए थे। फिर हमें कहा गया कि एक दिन होल्ड पर है सिंबल। फिर दूसरे दिन जब हम, तो आपको लग रहा कि सगड़ी का भी गया? नहीं। हमने सोचा हो सकता और कोई विचार हो रहा हो, और कुछ विचार हुआ भी। तो आपने विकल्प रखा था कि नहीं हमें टांडा से दे दीजिए? क्योंकि टांडा में जिसका टिकट कटा है वो कह रहे थे कि हम तो साहब अपने पिता की तरह उनको अभिभावक मान के कहे थे और वो हम अपने कहे थे कि हमारे लिए वकालत करो, और पता नहीं कैसी वकालत की कि खुद लेके चले आए। जिनका टिकट कटा है उनकी वकालत हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया था, लेकिन चूंकि वहाँ एक ही कम्युनिटी के कई लोग थे और उसमें बड़े नेता भी शामिल हो गए, इसलिए वहाँ स्थितियाँ बिगड़ गई और ये नेतृत्व ने समझा होगा कि अब यहाँ पर एका नहीं किया जा सकता है। राममूर्ति, ये भी था कि टांडा में आरएलडी का भी दबाव था, डॉक्टर मसूद भी चाहते थे, जैन चौधरी से भी पूछा गया था कि उन्होंने भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था कि साहब टांडा की सीट छोड़ दीजिए। फिर आप लोगों ने कहा नहीं साहब 5 की 5 सीटों पे बाहर ही हो जाएगा तो हमारा कार्यकर्ता क्या करे। जी, ये भी एक वजह थी। हाँ, ये भी वजह थी। तो आपको लगा कि टांडा, जब आपको टिकट मिला, सिंबल मिला कि भाई आप टांडा से लड़िए, तो क्या आपको विश्वास हुआ कि आप चौंक गए? नहीं, मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा। मैं आश्चर्यचकित हुआ। पूछा भी कि क्या वास्तव में कह रहे हैं टांडा लड़ने के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ, टांडा ही लड़ना है। तो हम लोग कभी टांडा के बारे में सोचते भी नहीं थे
कि हमें यहाँ चुनाव लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि हम 7 साल संगठन में काम किए और जितने लोग सड़क पर घूम रहे हैं इसमें से 80% लोग हमारे जो है बनाए हुए पदाधिकारी हैं। उसी में कोई बड़ा नेता हो गया है, दूसरे दलों में भी तमाम लोग बड़े बड़े नेता हो गए हैं जो हमारी विधानसभाओं के अध्यक्ष थे, सेक्टर के अध्यक्ष थे। तो हमें पूरे जनपद में समर्थन मिला। कहाँ कहीं भी। अच्छा, लोग कह रहे हैं ना राम मूर्ति जी कि नहीं, बड़ा सीधा समझ रहे हो। राम मूर्ति जी, वहाँ कई लोग बर्मा टिकट मांग रहे थे, उनको बर्फ में लगा दिए। मुसलमान मांग रहे थे, उनको बर्फ में लगा दिए। दूसरी बिरादरी थी, सबको बर्फ में लगा दिए। तो राम मूर्ति जी ऐसे हैं कि वो एड़ा बन के पेड़ा खा लेते हैं धीरे से। नहीं, ये हमारे नेतृत्व को ही, ये नेतृत्व ही बता सकता है कि हमें क्यों भेजा वहाँ पर। हमें जो निर्देश हुआ उसका हम पालन कर रहे हैं। आज क्षेत्र में नहीं गए, डॉक्टर मसूद साहब के पत्नी की डेथ हुई थी, उनके शोक संवेदना प्रकट करने गए थे। क्योंकि हजारों लोग आ रहे थे सुबह से, तो आज यहीं बैठकर सबसे मिले और आगे की रणनीति को तय किया गया। अब कल से जो है तो चुनाव आयोग जितना कहा है उससे ज्यादा तो आपके घर ही पे लोग हैं, कैंपस में लोग, अगल बगल लोग हैं। नहीं तो ये घर है, यहाँ कोई कार्यक्रम तो हमारा है नहीं। अब कोई मिलने आ गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है राम मूर्ति जी, आप तो टिकट ले आए, आप क्या सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? जिस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को अलग मुद्दों पर ले जाना चाहती, क्या लगता है आपको कि विकास का मुद्दा कोई चुनाव में होगा या असल मुद्दों पे चुनाव नहीं होगा, भटकाया जाएगा? हिंदू मुस्लिम, आगरा पिछड़ा, कब्रिस्तान, शमशान, इन्हीं पे चुनाव होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी एजेंडे पर बात नहीं करती है। वो हमेशा, क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष में कोई काम नहीं किया, हमेशा धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को भावनात्मक ढंग से भड़काकर उन्होंने 3 चुनावों में सफलता प्राप्त किया। और इसके बाद सारे लोग जो गरीब थे, किसान थे, बेरोजगार थे, पढ़े लिखे लोग थे, सभी को ऐसा लगा कि इसने ठग लिया हमको। अब की बार ये कितना भी कलाबाजी कर रहे हैं लेकिन कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कहीं भी किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कायस्थ हो, मतलब ये जातियों का चुनाव नहीं रह गया है। ये जैसे आपात के काल के बाद लोग एक मुश्त सरकार को हटाने छुटकारा चाहते थे, उसी तरीके से ये चुनाव कोई कुछ सुनने वाला नहीं, उनको साइकिल ही दिखाई दे रहा कि हमारा बचाव का रास्ता सिर्फ साइकिल है और सिर्फ अखिलेश यादव है। नहीं, बीजेपी का कहना है साहब कि कहीं विपक्ष के पास कोई इशू तो है नहीं। हमने किसानों को सम्मान निधि दी, हमने गरीबों को राशन दिया, हमने एयरपोर्ट बनवाया, हमने राम मंदिर बनवाया, हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाया, तो विपक्ष के पास है तो है नहीं कहने के लिए। देखिए, किसानों को सम्मान राशि जो ये कह रहे हैं, इन्होंने हर किसान से साल में कम से कम 36,000 रुपये दूसरे ढंग से वसूली किया। डीजल 2 गुना कर दिया, पेट्रोल का दाम 2 गुना कर दिया, गैस सिलेंडर का दाम 2 गुना कर दिया, खाद का दाम 13 के बाद से आज तक 2 गुना है, यूरिया के उसमें 5 किलो का कम कर दिया, बीज की सब्सिडी को ख़त्म कर दिया, किसी भी क्रय केंद्र पर धान गेहूं खरीदा नहीं जाता है, और फसलों को जो छुट्टा जानवर बर्बाद कर रहे हैं, इससे सभी दुखित हैं। इनका 6,000 रुपया काम नहीं करेगा। लोग तो कह रहे हैं 6,000 रुपया ले लो, लेकिन जिस रेट पर हमें डीजल मिलता था, पेट्रोल मिलता था, खाद मिलती थी, बीज की सब्सिडी मिलती थी, बिजली का बिल इन्होंने 3-4 गुना बढ़ा दिया। ये सब तमाम चीज़ें हैं। आप पढ़े लिखे लोग हो गए हैं और उन्होंने जोड़ के कैलकुलेशन कर लिया है कि ये लोगों के साथ भी व्यापार कर रहा आदमी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से जो किसानों का एक बड़ा मुद्दा था, जो लगता था विपक्ष को कि किसान की नाराजगी जो है वोट में तब्दील हो जाएगी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस बड़े दिल से तीनों बिल वापस ले लिए और उन्होंने कहा कि हम इसको कभी इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं दोबारा, वो एक
आपके लिए नुकसान पहुंचा रहा है? किसानों की सहानुभूति सिंपैथी बीजेपी के साथ? भारतीय जनता पार्टी के नाम से लोगों का विश्वास हट चुका है। गांव में रहने वाले हर वर्ग के लोगों का विश्वास हट गया है। खास तौर से जो खेती बाड़ी करने वाला वर्ग है, किसी भी वर्ग का हो, वो इस सरकार से किसी भी तरीके का विश्वास नहीं करता है। पहली बार इस देश में हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की बात को भी लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए कि उन्होंने जो आश्वासन दिया उस पर आपको तो भरोसा है ना कि अब कृषि कानून दोबारा हम नहीं लाएंगे? नहीं नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव आया है, फिर ये बदल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप हम लोग जिस इलाके में हैं, ये राम अयोध्या से बगल में है इलाका, तो आपको लगता है कि राम मंदिर का इशू कहीं इफेक्ट करता है? काशी, यहाँ से मोदी जी हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद आकर के, गृह मंत्री आकर के, राजनाथ सिंह आकर के, योगी जी, एक लंबी फौज फाटा है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो जब चुनाव प्रचार में यूपी में आएगी तो वो एक इफेक्ट डाल पाएगी? देखिए, ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तब तक ये इशू था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर में कोई भी काम नहीं किया। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि ये देश कानून से चलेगा। आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तभी तो मंदिर बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया। जिस दिन मंदिर का फैसला आया था, पूरे देश में हाई अलर्ट था। जितने डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज थे, सबको जेलों में तब्दील किया गया था। ऐसा लग रहा था कि लोग खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे। कहीं कोई ना मिठाई बटी, न कोई सड़क पर गया, इसलिए कि लोग ऊब गए इस बात से कि इसका जो भी फैसला हो जाए उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये विपक्ष ये कहता है साहब कि राममूर्ति जी जो ना बड़ा इमोशनल होकर के बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं। वो कहते हैं कि साहब संविधान खत्म हो जा रहा है, ऐसी चीजें बताएंगे, ऐसी लच्छीदार बात बताएंगे। कहाँ संविधान खत्म हो जा रहा है? कह रहे कौन खत्म कर दे रहा संविधान? देखिए, मैं इमोशनल बात नहीं करता, मैं सही बात करता हूँ। सही और बिल्कुल कड़वी बात करता हूँ। इसी नाम से मेरी पहचान भी है। तमाम हमारे साथी इससे नाराज भी हो जाते हैं। सच बोलना हमारा काम है, और जो हमारे देखने में लग रहा है और जो लोगों के बीच में जाकर हम सुन रहे हैं, उनके भावनाओं को जो समझ रहे हैं, वो आपको वर्णन कर रहे हैं। अच्छा राममूर्ति जी, आपको लगता है कि जैसे बीजेपी सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका भी आपको डर है कि कल आपके यहाँ भी छापे पड़ सकते हैं, आपके सहयोगियों पे भी छापे पड़ सकते हैं? नहीं, वो डर तो होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो डर होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में जो लोग निर्दोष हैं, ईमानदार भी हैं, ये पैसा ले आके उसके हाथ बरामद कर देंगे। मेरी एक बड़े ईडी के अधिकारी से बात हो रही थी, एक बड़े शहर में है। उसने कहा साहब ऐसा है कि इस समय तो अगर कहीं 1 अरब रुपया मिल गया है, अगर बीजेपी का आदमी है, तो अगर फोन आ गया कि नहीं तुम वापस हो जाओ, तो छोड़ के वापस आ जाना है। अगर हुक्म हो गया कि नहीं इसके यहाँ से 10 करोड़ रुपया बरामद होना है, तो झोला में भर के ले जाना है। क्या कभी इस देश में हुआ था? अच्छा राममूर्ति जी कहते हैं कि आप अपनी लोकप्रियता को बड़ा इनकैश कर लेते हैं। जब आप मंत्री थे तो लोग आपसे चीनी मांगने आते थे, तो 1 ट्रक आपने चीनी खरीद के रख लिया था अपने घर में, वहीं से एक बोरा दे देते थे लोगों को। तो ऐसा होता था कि क्योंकि वो सुनता नहीं था तो इसलिए आप अपने घर ही से दे देते थे, भैया 1 बोरा ले जाओ हमारे पास से? नहीं, देखिए हमारे पास इस बीच में जो है गरीब भी हैं, समृद्ध लोग भी हैं। अब किसी गरीब को जरूरत पड़ी तो बगल में अगर चीनी देने लायक है तो उससे कहते थे 1 बोरा दे दो भाई को। तो उसकी जरूरत पूरी हो गई और उनके ऊपर भी बहुत भार नहीं पड़ा। राममूर्ति जी, कौन सा ऐसा गुरु मंत्र रखेंगे बताते हैं? तमाम कार्यकर्ता हैं जो नाराज भी होते हैं, वो आते हैं, वो धीरे साहब उनको कान में कोई गुरु मंत्र देते हैं, कहते हैं जिंदाबाद जाए। वो क्या है, कौन सी वो मोहनी रखे हैं आप? हाँ नहीं, जैसे कोई बात कार्यकर्ता समझ में नहीं आई, वो नाराज हो गया,
तो उसको समझा देते। कहीं बहुत तमाते लोग आते हैं, लेकिन वो कहीं हम कुछ फूंक देते हैं तो कहते हैं ठीक है। तो क्या है वो बता दीजिए और अपने कार्यकर्ताओं को आप। अच्छा, ये इन कार्यकर्ताओं से आप सुबह से शाम तक मिलते रहते हैं, राममूर्ति जी क्या बात करते हैं आप सुबह से शाम तक इनके पास? क्या है इनके, किसी को सामूहिक, किसी को अकेले, किसी को कान में, किसी को फोन पे, क्या समझाते रहते हैं आप? नहीं, यही समझाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की दुश्मन है, किसानों की दुश्मन है, छात्रों की दुश्मन है, बीमारों की दुश्मन है, गांव खेत खलिहान के लोगों की दुश्मन है। और अगर ये आगे रह गई तो ये पूरा देश विदेशियों के कब्जे में चला जाएगा। इसलिए इसको बचाने के लिए अगर कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लगती है तो उसको बर्दाश्त करो। श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। ठीक है राममूर्ति जी, आपके सामने दोहरी चुनौती होगी। आप तो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी। आप संगठन में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो अगल बगल तमाम जगहों पे आपके लोग कार्यक्रम मांगते रहे हैं, कार्यक्रम में आप जाते रहे, तो कैसे बैलेंस कर पाएंगे कि अपने क्षेत्र में भी चुनाव देखेंगे, दूसरे क्षेत्रों में भी जाके वोट मांगेंगे, कैसे संतुलन बना पाएंगे? आप देखिए, चरण के हिसाब से चुनाव है और जिस क्षेत्र में हमें चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है उस क्षेत्र में इतने मजबूत श्री अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं कि उसमें हमें बहुत काम नहीं करना है। वहाँ के लोग इतने ताकतवर हैं कि हमें लगता है कि आपकी पूर्वांचल का एक इतिहास बनाने जा रहा टांडा। ठीक है, एक आखिरी सवाल है राममूर्ति जी। देखिए, चुनाव में सब चीज़ ठीक है, सारी लहर हो, लेकिन एक चुनौती होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने, आप क्या मानते हैं चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके सामने? देखिए, हम रेगिस्तान में राजनीति करने वाले लोग हैं। अकबरपुर विधानसभा कभी भी हमारे नेताजी जीत नहीं पाए थे और जब अकबरपुर का चयन हमने किया तो नेताजी ने कहा कि कभी विधायक नहीं बनोगे, दूसरी विधानसभा ले लो। मुलायम सिंह यादव जी ने? जी। हाँ। हमने कहा नहीं, हम इसी पर काम करेंगे और इसको हम दिखाएंगे, साबित करेंगे कि कोई वर्ग जात के आधार पर वोट नहीं करता है। उसका ये नतीजा रहा कि 2007 में मैं चुनाव हारा, दूसरे दिन से ही मैं निकला और 2012 के चुनाव में मुझे 52% वोट मिला। 17 में हारा रामलहर में, जब धार्मिक उन्माद और झूठी राष्ट्रीयता के नाम पर लोग वोट कर रहे थे तभी मुझे 30% वोट मिला। जहां पर पार्टी मुश्किल से 30-35 हजार वोट पाया करती थी, तो इस तरीके से को बना दिया। तो टांडा तो हमारा समाजवादी विचारधारा का गढ़ है, वहाँ हमें काम करने में कौन सी दिक्कत, किसी चुनौती का मामला नहीं है। अब ये षड्यंत्र कुछ भी करें उससे दिखा जाएगा, निपटा जाएगा। हाँ। राममूर्ति, जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे राममूर्ति जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात कही, कुछ बात कही दी, कुछ जो बताना था बता दिया, जो छुपाना चाहते थे छुपा लिया। और यही इनकी खासियत है कि लोग कहते हैं कि जो बताना चाहते हो तो बता देंगे, जो छुपाना चाहते हो उस पर कन्नी काट जाएंगे। तो राममूर्ति जी से बात करने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राममूर्ति जी, जिनको आपने पूरी बातचीत उनकी सुनी। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.